सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। वंदना अग्रवाल के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं आधारशिला मॉड्यूल की, जिसके पहले वीडियो में हमने भाग 1 के बारे में चर्चा की। अभी ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम आधारशिला मॉड्यूल के भाग 2 और 3 की चर्चा करेंगे। तो भाग 2 में बताया गया है आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास कैसे किया जा सकता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाषा दो लोगों के बीच माध्यम का काम करती है और जो भाषा है वो हमें अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने लायक रूप प्रदान करती है। वैसे ही जब बच्चा हमारे पास आता है तो वो भी बहुत सारी चीज़ों को समझता है, देखकर सीखता है, जैसे पानी, खाना, रोटी, दाल, दूध, मम्मी पापा, बिस्किट, बहुत सारी चीज़ों से वो पहले से ही परिचित होता है। तो भाषा को सिखाने का जो क्रम है वो क्या है? वो है LSRW, यानी कि सुनना, लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना और राइटिंग, लिखना। इसमें हमें किस पहलू पर ध्यान देना है? भाषा के दो पहलू होते हैं, यांत्रिक और भाव या चिंतनात्मक। तो हमें चिंतनात्मक पहलू पर ज़्यादा जोर देना है। यांत्रिक जो पहलू है उसमें आती है लिपि, वर्तनी की शुद्धता, उच्चारण और सुलेख, जबकि भाव और चिंतनात्मक में भाव, अर्थ ग्रहण करना, सोचना, प्रतिक्रिया देना, समीक्षा करना, सारांश निकालना, प्रदर्शन प्रस्तुत करना, ये सभी आते हैं। तो जो भाषा का यांत्रिक पहलू है उसका संबंध भाषा के बाहरी रूप से है। ठीक है, तो हमें चिंतनात्मक पहलू के विकास करना है बच्चों में, ताकि वे कक्षा में सवालों पर चर्चा कर सकें, आधी अधूरी लाइनों को बोल सकें, पढ़ सकें, कविता, कहानी इत्यादि को पूरा कर सकें। उसके लिए उनको हमें अधिक से अधिक मौखिक और लिखित अभ्यास कराना है। भाषा शिक्षण के जो लक्ष्य हैं, लर्निंग आउटकम हैं, वो क्या हैं? वही 4 जो अभी हमने देखे, चार केंद्रिक आउटकम विकसित किए गए हैं। कौन कौन से? सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना। अब हम देखेंगे इस पर आधारित शिक्षण योजना बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो जब हम इससे आधारित शिक्षण योजना बनाएंगे तो उसमें सुनने और बोलने का समय होगा 15 मिनट्स, जिसमें हम बच्चों से किसी भी प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। पढ़ना लिखना 20 मिनट्स का होगा, जिसमें हम उनके नाम के पहले अक्षर को किसी मुद्रित सामग्री में पहचानवा सकते हैं या फिर अपने नाम के पहले अक्षर वाले शब्दों को खोजकर लिखवा सकते हैं। फिर हम आकलन और सुधार के लिए 5 मिनट्स का समय देंगे। तो इस तरीके की हमें शिक्षण योजना इसके लिए बनानी है। अब इसमें सुनना क्या है? सुनना है जैसे कि बच्चे को ध्वनि की जागरूकता हो, यानी कि बच्चा सुनकर अक्षरों को और शब्दों को समझ सके। जैसे कि मेरा नाम रजिया है, ये वाक्य हो गया। शब्द के स्तर पर हम इसको अलग अलग करके बता सकते हैं। अगर हम शब्दांश के स्तर पर आए तो इस तरीके से, और वर्ण के स्तर पर हम वर्णों को अलग अलग करके उसको पहचानवा सकते हैं। बोलना अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। बोलने में क्या शामिल है? बोलने में हम बच्चों से किसी भी बात को, कोई कविता, कोई कहानी, उनकी अपनी बात उनकी अपनी भाषा में बुलवा सकते हैं। तो सुनने और बोलने के जो कौशल विकास के तरीके और गतिविधि हैं, उसके लिए हम उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जिसको कि वो पहले सुनकर समझेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है और फिर बोलकर उसका उत्तर देंगे। तो इसमें उनकी दोनों ही बातें शामिल हो जाएंगी, यानी कि सुनना और बोलना। इसके लिए हम अलग अलग गतिविधि भी करा सकते हैं, जैसे नाम क्या है, सभी बच्चों को गोल घेरे में बिठा दिया और फिर एक एक चित्र, जैसे कि मोर का चित्र कार्ड उठाएं। कार्ड उठाते समय हमें ध्यान रखना है कि बच्चे इस चित्र को ना देख पाएं। अब हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि मेरे पास एक चित्र है जिसका नाम माँ से शुरू होता है। तो बच्चे कोई भी उत्तर दे सकते हैं, भाई मोमबत्ती, मोबाइल, मोर। तो सही उत्तर आने तक हम नाजी नाजी कहते रहें, और जब सभी सही उत्तर आ जाए तो हम सभी बच्चों को वो चित्र दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार की अन्य गतिविधि भी हम करा सकते हैं। इसी तरह की अन्य ढेर सारी गतिविधियां इस मॉड्यूल में दी गई हैं, जिन्हें हम अपनी कक्षा के बच्चों के स्तर के अनुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है पढ़ना। अब भाई पढ़ना क्या है? अब जैसे ये एक सेंटेंस हमने लिख दिया, क्या हम ये पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि पढ़ना किसी लिपि के अंतर्गत छपे एवं लिखे शब्दों को सतही तौर पर पहचान कर उच्चारण कर देना मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें पढ़ने वाले लिखे गए हिस्से पर वार्तालाप करते हुए अपनी समझ और दृष्टिकोण बनाते हैं। तो पढ़ना सीखने के कुछ विशेष चरण होते हैं, जिसमें से पहला होता है बच्चे में प्रिंट चेतना विकसित करना। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंट चेतना क्या है? तो भाई
किसी भी प्रकार बच्चों को ये समझाना कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है और लिखे जाने वाले शब्दों को पढ़ा जा सकता है, यही प्रिंट चेतना कहलाती है। और हमें बच्चों में इसको विकसित करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किताब का परिचय, पाठ का परिचय, लिखे अंश का परिचय करा सकते हैं, पढ़कर सुना सकते हैं, है ना। बोलने के साथ साथ शब्दों पर बाएं से दाएं उंगली भी फिरा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें। दूसरा है ध्वनि, ध्वनि की समझ विकसित करना, वर्ण परिचय, वर्ण या अक्षर कार्ड, इसके लिए भी हम ढेर सारी गतिविधियां करा सकते हैं। अब बात करते हैं लिखना यानी लिखित अभिव्यक्ति की। तो इसमें क्या है, हमने देखा है कि बच्चे, छोटे बच्चे रेत पर, मिट्टी पर भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और साथ में ही कुछ ना कुछ बुदबुदाते भी रहते हैं। तो हमें इसी चीज से उनको लिखना भी सिखाना है। कैसे सिखाना है हमें, सबसे पहले तो हम वर्ण की सुंदर बनावट, वर्ण शब्दों के बीच में उचित अंतराल, वर्तनी, व्याकरण, ये सब चीजें उनको सिखाएंगे। और लिखने के लिए जो जरूरी कौशल है वो है मोटर कौशल, गत्यात्मक, भाषा संरचना संबंधी कौशल, जिसमें ध्वनि को चिन्हों में बदलना, सही वाक्य संरचना, विराम चिन्हों का सही उपयोग करना, संज्ञानात्मक कौशल और बुनियादी लेखन कौशल आदि महत्वपूर्ण हैं। लेखन विकास के स्तर में जैसे उभरता लेखन है, जिसमें बच्चे अक्षर या उसकी ध्वनि से परिचित नहीं होते हैं, किंतु उनमें प्रिंट की सामान्य समझ होती है। और जब बच्चों को कॉपी और पेंसिल मिलती है तो वो उस पर आड़ी तिरछी लकीरें या चित्र बनाकर उसको लिख सकते हैं, कुछ भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लेखन के संबंध में भी उनसे ढेर सारी गतिविधियों के द्वारा उनको लिखना सिखा सकते हैं। अब यह है भाषा संरचना और व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनात्मकता। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि भाषा में भाव के चिंतनात्मक पहलू के विकास पर विशेष ध्यान देना है। तो भाषा का जो यांत्रिक पहलू है, जिसमें लिपि, वर्ण और ये सब चीज़ें आती हैं, वो बार बार के अभ्यास से स्वतः ही सुधरता और निखरता जाता है। तो शुरुआती कक्षा में बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों और वाक्यों के पैटर्न को समझना। तो यहाँ पर जो निर्धारित लर्निंग आउटकम है वो क्या है, भाषा संरचना और सृजनात्मक विकास के लिए एक एक केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। जैसे बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटि निकालकर सुधार कर सकते हैं, और कल्पना और सृजनशीलता में अनुभवों, भावनाओं और कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्तियों में रूप दे सकते हैं। यहाँ पे हम देखो एक कैसे कर सकते हैं कक्षावार लर्निंग आउटकम, जैसे भाषा संरचना और व्याकरण। तो यहाँ पर समान ध्वनि वाले शब्दों को बच्चे पहचान लेते हैं और पूछने पर ऐसे शब्दों की सूची प्रस्तुत करते हैं। शब्दों में प्रथम, मध्य और अंतिम वर्ण बदलकर नए शब्द बनाते हैं। वाक्य का पैटर्न पहचान कर उसके जैसे अन्य वाक्य बनाते हैं, जैसे आशु के पिताजी खेती करते हैं या मोहन के पिताजी दुकान लगाते हैं। तो अगर बच्चे ये इतना कर पाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने भाषा के निर्धारित लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है। इसके लिए भी यहाँ पर ढेर सारी गतिविधियाँ दी हुई हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, जिनकी सहायता से हम बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। अब इसका जो भाग 3 है वो है आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता विकास। क्या, क्यों, कैसे, गणित शिक्षण के क्या लक्ष्य होने चाहिए, उससे क्या लर्निंग आउटकम निकल कर आएगा, ये सब हम इस वाले पार्ट में देखेंगे। तो आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास कैसे होगा, भाई हमारे आसपास की दुनिया में हर वस्तु या तो संख्या में है या मात्रा में है। प्रकृति से लेकर मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं में गणितीय आकार किसी न किसी पैटर्न के रूप में दिखाई देते हैं। भाई जो भी वस्तु है वो किसी न किसी आकार में होती है और वो आकार कोई ना कोई गणितीय आकार या पैटर्न होता है। तो यहाँ पे भी जो बच्चों का आरंभिक स्तर पर गणित के केंद्रित लर्निंग आउटकम है वो 5 हैं। जैसे बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने और समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। फिर बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। तीसरा है बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं। द नेक्स्ट इज बच्चे स्थान और मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं को, परिवेश की जानकारी को समझने, दर्शाने और अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। और बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो ये हैं 5 केंद्रित लर्निंग आउटकम। अब गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या होगा। पहले हमने देखा भाषा सीखने और सिखाने का क्रम, अब हम देखते हैं गणित सीखने और सिखाने का क्रम क्या है। तो देखो गणित से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पहले से पता होती हैं। बच्चों के पास तमाम ऐसे खेल होते हैं जिसमें वो सैकड़े से लेकर 1000 तक का हिसाब रखते हैं और वो अपने खेलों में चीज़ों का बराबर बंटवारा भी कर लेते हैं, अपनी चीज़ों का हिसाब रखते हैं। उन्हें छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, आगे पीछे,
ऊपर नीचे, समूह बनाना, तुलना करना, गणना करना, ये सब आती हैं। इन सब तमाम अवधारणाओं से वो परिचित होते हैं। हमें बच्चों को प्रतीक सिखाना है कि किस चीज़ का क्या प्रतीक है। तो गणित मूर्त और अमूर्त से जुड़ने और जूझने का प्रयास है। अवधारणाएं तो क्योंकि अमूर्त होती हैं और गणितीय अमूर्तता को मूर्त और ठोस चीज़ों की मदद से सरल बनाया जा सकता है। तो इसके लिए 4 चरण हैं। कौन कौन से हैं? ELPS यानी कि एक्सपीरियंस, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, विविध प्रकार की वस्तुओं के साथ बार बार अभ्यास। भाषा यानी कि जब हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो हम उससे जुड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें यानी कि ये भी कह सकते हैं हम कि शिक्षक और बच्चों के बीच जो वार्तालाप है वही भाषा है। तीसरा है पिक्चर यानी कि चित्रों के साथ कार्य, वार्तालाप, अलग अलग प्रकार के चित्रों के साथ विविध तरीकों से तुलना करना। और चौथा है सिंबल यानी कि प्रतीक या फिर संकेत। इसमें हम मात्रात्मक और क्रमागत अवधारणाओं के साथ साथ प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। भाई गणित में तो प्रतीक बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, सिंबल। बच्चों को जब तक ये पता नहीं होगा कि ये चिन्ह प्लस का है या माइनस का है, मल्टीप्लाई का है या डिवीज़न का है, तो तब तक तो वो उस सवाल को हल कर ही नहीं सकते। तो गणित सीखने सिखाने का जो क्रम है वो ELPS से चलता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पे बच्चों को अनुभव करा रहे हैं हम, यहाँ पे शिक्षक और बच्चों के बीच वार्तालाप हो रहा है, यानी लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है। यहाँ चित्रों के द्वारा हम कोई भी चित्र दिखाकर बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसमें कितने हिरन दिख रहे हैं या कितना कौन सा जानवर दिख रहा है। और यहाँ पर हम उनको सिंबल बता सकते हैं, अलग अलग, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारे सिंबल हम उनको बता सकते हैं। तो ये था। रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। गणित में हमें रटाना नहीं है बच्चों को, बल्कि समझना ज़्यादा जरूरी है। और सही उत्तर से भी ज़्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया। यानी कि जब बच्चे किसी भी सवाल को हल करते हैं तो क्योंकि हर इस बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और गणित में समझ पर जोर होता है, तो बच्चे एक ही क्रिया की अलग अलग पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो जरूरी नहीं हर बच्चे का उत्तर सही हो, लेकिन जरूरी है कि भाई सही प्रक्रिया को अपनाए। अगर वो शुरू से ही सही प्रक्रिया को, जैसे कि हमें उसे कोई भी जोड़ या घटाना करना सिखाना है तो हम उसे सिखाना है कि वो हमेशा राइट हैंड से ही स्टार्ट करना है। तो हमें उनको प्रक्रिया जरूर सिखानी है कि वो सही से उसको करें। जरूरी नहीं है कि पहली बार में उनका उत्तर सही आए। अगर वो सही प्रक्रिया सीख गए तो उनका उत्तर भी सही आने लग जाएगा। अब इसके लिए भी, जीवन के लिए जो गणित है, इसमें भी बहुत सारी इन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं इस मॉड्यूल में कि हम बच्चों को गणित इस तरीके से सिखाएं जो उनके दैनिक जीवन में प्रयोग हो। और लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम बनाएंगे, पहले ठोस वस्तुओं के साथ हम कार्य करेंगे, जिसके लिए 10 मिनट्स है। यहाँ पे हम बच्चों से कंकड़ों की ढेरी लगवा सकते हैं, है ना, और कुछ चिट तैयार कर सकते हैं हम, जिसपे छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, लंबा, पतला ऐसे लिखा होगा। अब हर बच्चा अपने आगे अपने कंकड़ों की ढेरी रख ले। फिर उसमें से सभी जैसे हर एक बच्चा अपने आगे कंकड़ों की ढेरी रख लेगा। शिक्षक के कहने पर बच्चा कोई एक कंकड़ निकाल ले, फिर शिक्षक चिट निकाले और उस पर लिखा शब्द पढ़े, जैसे भारी। अब सभी बच्चे अपनी ढेरी में से वो कंकड़ निकालें जो पहले निकाले गए कंकड़ से भारी हो। तो इस प्रकार बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सेकंड चीज़ है ठोस वस्तुओं के साथ किए गए अनुभवों के बारे में बातचीत। इसके लिए भी 10 मिनट्स हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से बच्चों से पूछ सकते हैं, उसके अनुभवों के बारे में बात कर सकते हैं। तीसरा है चित्रों पर कार्य, जिसके लिए भी 10 मिनट्स हैं। और फिर है प्रतीकों पर कार्य और समेटना, इसके लिए भी 10 मिनट्स हैं। यानी कि हम चारों गतिविधियों को 10-10 मिनट्स के माध्यम से आसानी से करा सकते हैं। इसमें ये प्रश्न भी पूछा जाएगा कि किस गतिविधि के लिए कितना समय है। तो गणित में हर गतिविधि के लिए हम 10 मिनट्स का समय लेंगे। अब यह है संख्या पूर्व अवधारणाएं। तो बच्चों को संख्या सिखाने से पहले कुछ अवधारणाएं क्लियर करनी जरूरी हैं, जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, छोटा, हल्का, भारी, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, समूहीकरण, वर्गीकरण, क्रम, एक से एक की संगति, एक से एक मिलाकर गिनना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बुनियादी चीज़ें हैं। जब बच्चों को इन अवधारणाओं की सही समझ हो जाएगी तो वो आसानी से गणित की अन्य संक्रियाओं को सीख सकता है और बहुत ही आसानी से उनको वो सीख सकता है। अब इसमें शिक्षण के तरीके और गतिविधियां हैं, जिसमें कि हम अलग अलग गतिविधियों के द्वारा बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ पर है तुलना करना, तो भाई ये चित्र दिखा दिया हमने, कौन पास है और कौन दूर है, ठीक है। इस तरीके से कोई बक्सा लें, उसके ऊपर उसके बाहर कोई वस्तु रख दी जाए और एक वस्तु उसके अंदर रख दी जाए, फिर उसके साथ उसके बारे में चर्चा की जाए।
शरीर के अंगों के माध्यम से हम दायां बायां बतला सकते हैं। टेबल और कुर्सी के ऊपर और नीचे रखकर ऊपर नीचे की चीज़ों का अभ्यास कर सकते हैं। समूहीकरण और वर्गीकरण में हम बच्चों से अलग अलग चीज़ों को, जैसे ये गिनी गई हो गई कि ये हमने गिन ली है और ये बिना गिनी हुई है, उनका हमने समूह बनवा लिया अलग अलग। उसी तरीके से हम लंबाई के आधार पर, है ना, यहाँ पर हमने लंबाई के आधार पर निकलवा ली, यहाँ हमने छोटे से बड़ा क्रम। तो इस तरीके से जब हम बच्चों को इन चित्रों के माध्यम से सिखाएंगे, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से सिखाएंगे, तो वो जल्दी सीखेंगे और बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। इसके लिए इस बुक में, मॉड्यूल में ढेर सारी गतिविधियाँ दी हुई हैं, जिनका आप चुनाव करके अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अब है शून्य की अवधारणात्मक समझ। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे को शून्य के बारे में बताना। यहाँ पे हम कई बार क्या करते हैं कि हमने बताया शून्य माने कुछ नहीं और बस, फिर बच्चे को इसका क्या है शून्य का अर्थ बताने के बजाय उसमें निहित अवधारणात्मक समझ पर शुरुआती समय में अधिक काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कक्षा के 4 बच्चों को खड़ा कर दिया, उनकी मुट्ठियों में पेंसिल है, चारों बच्चे मुट्ठी ऊपर उठाएं, 3 बच्चों के पास क्रम से जाकर उनकी मुट्ठी पकड़कर जोर से कहें ये पेंसिल वाली मुट्ठी है। अब चौथे बच्चे की मुट्ठी से पेंसिल निकाल लें और उसे पकड़कर जोर से बताएं कि ये खाली मुट्ठी या शून्य मुट्ठी है। तो इस तरीके से बच्चों को शून्य का मतलब समझ में आएगा, कुछ नहीं। ऐसी इसमें बहुत सारी गतिविधियां, जैसे कि एक ये है, यहाँ बच्चे को गोल घेरे में बैठा दिया हमने, उसमें 3-4 प्लेट में कुछ मिट्टी या कांच की गोलियां रखी और उसमें से 1 या 2 प्लेट खाली हो। अब हम ये पूछेंगे कि किस प्लेट में शून्य गोलियां हैं। तो अगर बच्चे ये बता कि इसमें, यानी कि कुछ नहीं को हम शून्य, यानी कि जहाँ पर एक भी नहीं होता उसी को हम शून्य कहते हैं। तो ये इसमें लगभग इससे रिलेटेड 14 या 15 गतिविधियाँ हैं जिसमें कि हम बच्चों को शून्य की समझ करा सकते हैं। तो भाई इसमें हर एक संक्रिया को समझाने के लिए 10-10, 15-15 गतिविधि दी हुई हैं, इसीलिए ये इतना ज़्यादा मतलब लेंदी है मॉड्यूल। अब जैसे हमें तौल सिखानी है बच्चों को, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि बच्चे को हम अलग अलग मानक इकाई, जैसे कि ग्राम, किलोग्राम के बार से तौल करके दिखा सकते हैं और हम उनको समझा सकते हैं कि किसी वस्तु को मानक इकाइयों से मापने की प्रक्रिया को ही तौल के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे कक्षा में 2-2 के जोड़े में वस्तुओं को रख दें और पूछें कौन हल्का कौन भारी, इसी तरीके की और ढेर सारी गतिविधियों के द्वारा हम बच्चों को तौल की जो समझ है उसको विकसित कर सकते हैं। अब एक एक चीज़ से संबंधित बहुत सारी गतिविधियाँ। फिर हमें समय, कैलेंडर और मुद्रा के बारे में बताना है। तो समय के लिए हम बच्चों से पूछ सकते हैं उनके स्कूल जाने का समय, सुबह उठने का समय, खेलने का समय, पढ़ने का समय। तो इस तरीके से बच्चे समय के बारे में अपनी जो समझ है उसको और ज़्यादा विकसित कर पाएंगे। अब जैसे कि उदाहरण है मुद्रा संबंधी अवधारणा की समझ के लिए। उदाहरण है जैसे बच्चों में मुद्रा की पहचान और समझ विकसित करना। लक्ष्य हो गया बच्चों में मुद्रा की पहचान और समझ विकसित करना। आकलन संकेतक क्या है कि बच्चे लेन देन में खेल मुद्रा का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो चूरन में नकली नोट निकलते हैं उनका प्रयोग करते हैं। और बच्चे वर्तमान में चल रही मुद्राओं को भी बताते हैं। और बच्चे नोट और सिक्कों की मदद से 50 और 100 रुपये तक के मान वाली खेल मुद्रा को भी दर्शाते हैं। अब प्रश्न हम कैसे पूछ सकते हैं? बच्चों को नोट दिखाकर उसके मूल्य वर्ग को जाना जा सकता है। प्रतीक नोट को दिखाकर उसमें अन्य मूल्य वर्ग के नोटों और सिक्कों की संख्या पता करके, कोई संदर्भ सुनाकर उससे जोड़ और घटाने का कार्य कराकर, बच्चों से मुद्रा संबंधी जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल पूछकर भी हम उनकी मुद्रा से संबंधित समझ को और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। तो ये हमारे भाग 2 और 3 कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम भाग 4, 5 और 6 ये तीनों भाग हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जो आपको जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।